अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अहमद शहजाद को लेकर। क्या अपडेट है जी अहमद शहजाद को लेकर, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है अहमद शहजाद के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही है, उसके और बात करेंगे शादाब को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी नसीम शाह को लेकर, दाऊद साहब उनको भी अपडेट आ रही है, असनैन को भी लेकर अपडेट आ रही है और कुछ और खिलाड़ी भी जो है वो शामिल किए गए हैं। कौन से वो खिलाड़ी उस वाले से आपको बताएंगे। बात करेंगे कल बड़ा रुला बचा रहा जी, कल एक साफी है उन्होंने ज़का अशरफ साहब की ऑडियो लीक कर दी। क्या हुआ उस ऑडियो के हवाले से और क्या चीन है वो आप लोगों को बताएंगे। और बात करेंगे सरफराज अहमद के हवाले से, जिनसे अब कोयटा की भी कप्तानी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सारे के बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास दाऊद साहब, वो यही आ रही है कि अहमद शहजाद को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि अहमद शहजाद को जो है वो उन 9 खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया है जिनको कैंप में मद्दू किया गया है। और भी काफी खिलाड़ी इसके अंदर शामिल है, जैसे उमैर बिन यूसुफ शामिल है और आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जो उनके साथ रहेंगे। देखिए बड़ी खबर है, अहमद शहजाद रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले 4-5 दिन पहले बड़े ही मायूस हो गए थे जब उनको पीएसएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे और उन्होंने कह दिया था कि मैं किसी भी टीम की तरफ से, इन 6 टीमों में से किसी भी टीम की तरफ से मैं पीएसएल कभी नहीं खेलूंगा। हाँ, अगर कोई और टीम आई तो फिर मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं खेलूंगा। अब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी नेशनल टी20 कप में, फैंस ने उनके लिए बड़ी आवाज उठाई कि यार इनको होना चाहिए था, सोशल मीडिया में उनकी बड़ी हाइप बनी। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड जा रही है उसमें जो 8 इजाफी खिलाड़ियों को कैंप लगाया गया है, जो 8 खिलाड़ी इनको ज्वाइन करेंगे, जो कि कैंप 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक लगेगा, वहां पर अहमद शहजाद को भी डाला गया है। उनका भी नाम है, जिसका साफ मतलब है कि वो पाकिस्तान के प्लान्स के अंदर हिस्सा है। ये सिर्फ वही लड़के हैं जिनको करीब या अनकरीब, लेटर या सूनर, इन लड़कों को चांस मिलेगा। जो पूल की बात कर रहे थे ना वहाब रियाज, और जिस पूल के अंदर इन खिलाड़ियों को शामिल करना था, तो अहमद शहजाद के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो उस पूल का हिस्सा है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम में एक बार फिर उनको चांस मिल सकता है। उसमें अगर नाम की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस, जिनके ऊपर हमने भी बात की थी कि उनको होना चाहिए था 100% कुछ टी20 फॉर्मेट पर उनको होना चाहिए था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उनके साथ ऑलरेडी ज्यादती होती रहती क्योंकि वो बेंच पर ही रहते, क्योंकि रिजवान टी20 का पार्ट थे। इवन वर्ल्ड कप में जब उनको टुकड़ों में मौका मिला तो उन्होंने रन बना के दिए वहां पर। अलबत्ता मोहम्मद हारिस को भी शामिल किया गया, आरिफ याकूब को शामिल किया गया, मोहम्मद इमरान को शामिल किया गया, मोहम्मद आमिर को शामिल किया गया, मोहम्मद आमिर खान को इनको शामिल किया गया, सज्जाद अली को जूनियर इनको शामिल किया गया, शहाब खान जिनको शादाब खान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक किया था, शहाब खान वो हैं, कामरान गुलाम को भी पिक किया गया और इमर्जिंग स्टार, यंग स्टार उमैर बिन यूसुफ इनको भी पिक किया गया। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक लाहौर में ये कैंप लगेगा। अच्छा, मुझे लगता और उसके बाद पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर जाएगी। ये जो उमैर बिन यूसुफ है ये ओडीआई का बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, इसको लॉन्गर फॉर्मेट में इसको जो है वो ज्यादा कैरी करना चाहिए एज कंपेयर टी20 के। है ही नहीं ओडीआई, तो फिर आप ये बड़ा मसला है, ये बड़ा आप ओडीआई अगले साल नवंबर में खेलोगे तो कहां बात देखा जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो 12 जनवरी से ईडन पार्क ऑकलैंड से आगाज होगा टी20 सीरीज का। फिर दूसरा 14 जनवरी को खेला जाएगा हैमिल्टन में, तीसरा मैच 17 जनवरी, चौथा 19 जनवरी और पांचवा 21 जनवरी को खेला जाएगा। अली साहब वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी हमने लास्ट शो में पूरी डिटेल 20 से ज्यादा मिनट का शो किया था जिसपे स्क्वाड में बात की थी कि मुझे फिर भी लगता है कि स्क्वाड ठीक है, आपने बनाया है, मिडिल ऑर्डर्स पे कम डाले हैं, लेकिन जो आपने नवाज के साथ गए हैं या उसामा मीर के साथ गए हैं, शादाब नहीं थे, बेहतर नहीं था कि मेहरान मुमताज जैसे खिलाड़ी हो गए, कासिम अकरम हो गए, फैसल अकरम हो गए, इनमें से कोई एक आध को डालना चाहिए था, ये मानते हुए कि इमाद वसीम रिटायर्ड हो चुके हैं, शादाब अनफिट हैं, नवाज और उसामा मीर 0 हुए हुए हैं, तो बेहतर नहीं था कि आप एक आध, अगर आपने तरह साहिबजादा फरहान को भी डाला है, वो भी यंगस्टर है, साइम अयूब हमारे पास एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने हसीबुल्लाह को डाला है, तो अब्बास आफरीदी को डाला है, ये आपने अच्छा किया। लेकिन इसमें इस शोबा, ये जो आपके पास स्पिन ऑलराउंडर का शोबा है, ये आपके ऊपर बहुत ही महदूद और बहुत ही लिमिटेड नजर आ रहा है। इसमें आपने किसी को भी ग्रूम नहीं किया। बेहतर नहीं था कि कासिम अकरम, फैसल अकरम या मेहरान मुमताज में से किसी एक को डाल देते, तीनों फिट थे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर आपने कोई खास किस्म की कोई तब्दीलियां नहीं की हैं, आपको 100% इसके अंदर कोई तब्दीली करनी चाहिए थी, फ्यूचर को देखते हुए तब्दीली करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि फोंका सीरीज है और जानबूझ के जो है इब्रार को डाला गया है, ताकि क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत मुश्किल है कि इब्रार से परफॉर्मेंसेस भी हो, दोबारा से शादाब खान के लिए टी20 में राय हमवार की जाए। देखो आपको एक ऐसा भी प्लेयर ना जो ऑलराउंडर था, इब्रार बैटिंग तो नहीं करता, वो तो खाली बॉलिंग करेगा। ओपनिंग में टी20 में तो आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। ओपनिंग में रिजवान को फैसिलिटेट करने के लिए मोहम्मद हारिस को नहीं डाला गया, हालांकि वो यंग बच्चा है, उसको कोई जरूरत नहीं रेस्ट करने की,
फजूल तरीन बात ये है कैसा है? बाबर रिजवान ने रेस्ट नहीं किया। बात है कि उसको रेस्ट करा दिया, फिर जो जूनियर खेला ही खिलाड़ी नहीं। आते हैं उनको उनकी कंफर्टेबल पोजीशन देने के बजाय इस चीज पर कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जूनियर्स कह रहे हैं कि हम पीछे नंबरों में भी खेलेंगे, और भाई जूनियर को तो तुम जो कहोगे वो करेंगे। मजबूर है। बात तो तब है कि अपने पड़ोस में देख लो कि जो नया लड़का आ रहा है उसको उसके नंबर पर चांस मिल रहा है। साई सुदर्शन को नंबर पे चांस मिल वो रहा है। नया ओपनर आया, वो ऋतुराज लेफ्टी गायकवाड़ को T20 में opening कौन है? साई सुदर्शन। नहीं T20 में लेफ्टी जो है, वो जो T20 में आते ही मारता है इंडिया का। ईशान किशन। नहीं, एक और है वो पतला सा, वो जो पानी पूरी भी बेचता था। जायसवाल को देखो किस नंबर पर उन्होंने चांस दिया और कैसे Opening में। परफॉर्म कर रहा है वो। नहीं वो आप देखिए जायसवाल को उन्होंने ओपनिंग में चांस दी। पाकिस्तान में बस आप कह लो कि ये जो आप वो है ना सीन कि डर खौफ के कहीं हमारी जगह ही ना चली जाए, सीनियर्स को मौका नहीं दिया, हाँ। सीनियर्स यंगस्टर्स को मौका नहीं देते। बस डरते रहते हैं, खौफ का शिकार रहते हैं। हालांकि कौन यहाँ बैठा आज ये मुझे बता सकता है कि बाबर की कोई जगह ले सकता है यार, ले सकता। रिजवान की कोई जगह ले सकता है। सीनियर्स कैंडिडेट्स हैं यार, कोई मसला नहीं, आप आराम भी कर लो, आपको मिल जाएगी जगह, कोई इशू आगे नहीं है। घर में 5 T20 से वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस होंगी। नहीं, इनको विकेट्स भी अच्छे होंगे, रन भी बनेंगे आपके। परफॉर्मर्स हैं आपके, मिलेगा चांस, लेकिन यंग को मौका ही उसके नंबर पर नहीं देते क्योंकि इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड की जो 5 T20 सीरीज थी, इसमें क्या जरूरत थी? आप अभी इंडिया के साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई T20 हो रही है, ना विराट है, ना रोहित है, ना बुमराह है, ना शामी है, हार्दिक पांड्या चलो नॉर्मल फिटनेस से मसाइल थे, वो भी नहीं है। बाकी भी उन्होंने जो राहुल शाहुल को भी T20 से आराम करा दिया या रेस्ट करवा दिया, वो एक यंग कप्तान को बना के अपने लड़कों को चांस दे रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका दो। ये अगर आप हार भी जाओ ना भाई, जो वर्ल्ड कप में हमें दुख हुआ है ना वो हुआ है। बिल्कुल। ये 5 मैचेस हार जाने से कोई दुख नहीं हो जाएगा। ना एशिया कप जो हारे थे वो दुख दिल में लगा हुआ है। ये कोई अगर T20 जीत जाते हैं ठीक है, खुशी होगी, हार गए तो इतना दुख नहीं होगा। लेकिन आप अगर यही वर्ल्ड कप 2024 में हारोगे तो ज्यादा दुख होगा। सही है। तो आप टीम को तैयार कीजिए, कोई यंगस्टर्स निकालिए ताकि हमें पता चलेगा आप उनको चांस दे सकते हो। चले आगे। जहां पर मैच होना है ना साउथ ऑफ वेस्ट इंडीज के अंदर, हम बोलते रहते हैं पिचेस स्लो है। उठाकर देखो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज वेस्ट इंडीज में हो रही है, 220 बन रहा है, 220 वहां पे ऐसा ही है कि या तो आप बहुत स्लो हाँ। खेलोगे या तो आप बहुत तेज खेलोगे। हाँ जी। बीच वाले प्लेयरों का हाँ। कुछ भी नहीं है वहां पे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, हसनैन को लेकर अपडेट आ रही है, नसीम शाह को लेकर अपडेट आ रही है कि, और एहसानुल्लाह को लेकर भी अपडेट आ रही है। उनकी इंजरी के हवाले से जवाब रियाज ने अपडेट दी है कि जो आपके नसीम शाह है वो पीएसएल में आ जाएंगे और हसनैन भी आ जाएंगे जी पीएसएल। देखो तीनों का ही रिहैब, उन्होंने कहा कि तीनों अब फिटनेस जो इनकी इंजरीज से उनसे बहाल हो चुके हैं और तीनों रिकवरी की तरफ हैं। और अब एहसानुल्लाह नहीं है, वो भी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी ऑलमोस्ट जो है वो रिकवर करेंगे। पीएसएल में उनकी भी होपफुल है कि वो भी पीएसएल में, मुश्किल है बहुत उनकी। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट का भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि होपफुल है कि हम उनको पीएसएल में खिलाएंगे। अब लेट्स सी कि क्या कहानी कहां पे जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो हसनैन कहा गया कि वो भी नेट्स पे बॉलिंग शुरू कर दी हसनैन ने, तो हसनैन तो बॉलिंग करे, लेकिन हसनैन का क्या है, हसनैन को तो आई डोंट नो कि उनको भी फिलहाल जगह बनती है, उनकी परफॉर्मेंसेस ही नहीं है। हसनैन की तो कोई परफॉर्मेंसेस ही क्या है, मुझे आप बता दो क्या परफॉर्मेंस है। जीरो है, ना पीएसएल में है, ना पाकिस्तान टीम में है, ना डोमेस्टिक में, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो आता है, रन मशीन की तरह रन खाता है और जाता है। बहरहाल नसीम के हवाले से ऑलरेडी उन्होंने अभी भी अपडेट दिया, पहले भी उन्होंने ये कहा था कि पीएसएल में वो एक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन बात वही है कि पीएसएल में ऐसा ना होना कि आप उनके ऊपर ज्यादा लोड डाल दो और चीजें खराब हो जाए। क्योंकि कुछ सोर्स तो ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में नसीम शाह गए थे, ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ओनरशिप है उन्होंने इस बात पर उनको कायल किया था कि अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपके दोनों भाई उबैद शाह और हुनैन शाह हम उन दोनों को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक कर लेंगे। इस पर नसीम शाह ने बोला है जी कि मैंने ऐसा, ना मैं सिलेक्टर हूं ना मैंने उनको बोला, वो दोनों मेरे भाई टैलेंटेड है इसलिए आए। इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस किया है, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद ने इससे कहते हैं ना, सारी फ्रेंचाइज चाहती नसीम को ले लें, तो जो एक एक्स्ट्रा जो आप बेनिफिट था, एक्स्ट्रा जो तड़का लगाया या बेनिफिट जो उन्होंने दिया, वो इस्लामाबाद ने कंफर्म किया था कि हम आपको दोनों भाइयों को ले लेंगे, आप इन्फ्लुएंस तो है जो मर्जी आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ इस बात में उन्होंने ठीक कहा, उबैद शाह भी टैलेंटेड है, बेहतरीन बॉलर है, उबैद शाह भी बॉलर है, और हम चाहते हैं कि तीनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑन द सीरियस नोट आप जो मर्जी बोलते हैं बॉलर्स की कमी है, और हम चाहते हैं कि शहंशाह अफरीदी कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर ये तीनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और तीनों मेरिट पे आएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि नसीम शाह को जो इन्फ्लुएंस किया था इस बात ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि हम आपके तीनों भाइयों को ले लेंगे। पठान मेहनत, थोड़े पठान आपको पता है मेहनत का ज्यादा होते हैं और जोर एक्स्ट्रा लगाते हैं थोड़ा। और देखो अब तीनों में टैलेंट है, इस बात में कोई शक नहीं। और तीनों की बॉलिंग हमने देखी, उबैद शाह की भी हमने देख ली, हुनैन शाह की भी देख ली। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप देख लो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक में कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है नसीम शाह का। हम सबको पता है बगैर वर्ल्ड कप में उनके बगैर आप जीरो थे, आपकी बॉलिंग एक्सपोज होगी। तो आई होप अल्लाह करे तीनों पाकिस्तान के फ्यूचर के नसीम शाह ही बने सारे तीनों, और अल्लाह करे नसीम शाह से भी ऊपर जाए, क्योंकि अभी वो यंग है और तीनों अगर खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले है। बहरहाल अली साहब साथ ही साथ जो एहसानुल्लाह के हवाले से भी अपडेट यही है कि वो भी ऑलमोस्ट रिकवर कर जाएंगे या कर गए हैं, तो उनका भी रिहैब जल्दी शुरू हो जाएगा और होपफुल है कि वो भी पीएसएल में नुमाइंदगी कर पाएंगे।
साथ ही साथ ये इसका क्या नाम है, नसीम शाह ऑलरेडी कह दिया गया कि वो अपना रिहैब करके पाकिस्तान आ चुके थे इंग्लैंड से, अब वो भी कहा जा रहा है पीएसएल में फिट हो जाएंगे। और बाकी हसनैन है, उसने तो ऑलरेडी नेट्स भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ज़का अशरफ को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है दाऊद साहब के कल उनकी जो है वो चैट्स लीक हुई, चैट कह लें ऑडियो जो है उनकी लीक हुई, जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए कि बाबर आजम और जो आपके रिजवान है और इन समेत ये 7-8 प्लेयर हैं जिनको जो है तला रहमानी नामी जो एजेंट है उसने जो है वो काबू करके रखा हुआ है। टीम तो वो बनाता है, ये टीम तो नहीं बनाते। और फिर ये भी कहा गया उस ऑडियो के अंदर कि ये अपने दोस्तों को चांसेस देते हैं, शादाब की जगह नहीं बनती उनको खिलाते हैं, हसन अली की भी जगह नहीं बनती है उनको भी ये जो है वो चांस दे देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास प्लान बी भी तैयार था कि अगर ये कोई और चीज करते तो मैंने अपना प्लान बी तैयार किया होता इनकी कप्तानी को लेकर। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने इनको कप्तानी से हटने का कहा कि सिर्फ आप टेस्ट की कप्तानी करें, तो ये वहां से वापस गए और जाकर इन्होंने अपने अब्बू से नहीं बल्कि तला रहमानी को फोन करके पूछा घर वालों से मशवरा कर लूं, लेकिन बाबर ने घर वालों से मशवरा नहीं किया और जो मशवरा करना था वो उन्होंने तला रहमानी जो एजेंट है उससे मशवरा किया। और तला रहमानी ने कहा कि आप जो वो टेस्ट की कप्तानी छोड़ दो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ होना है नहीं, टीम ने हारना ही है, चाहे आप जाओ चाहे कोई और जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बेहतर आप छोड़ दो। तो बाबा ने कहा मैं जाओ, मैं टेस्ट की कप्तानी भी नहीं करता। और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि शाहीन और अफरीदी और रिजवान के वाले से बात की। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तानी क्यों दे दी, रिजवान बेटर चॉइस नहीं था T20 में ऐसा कैप्टन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी उसी ग्रुप का पार्ट था जो तला रहमानी वाला ग्रुप था। तो उन्होंने कहा कि इस ग्रुप का फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस टीम में हो जाता, सिलेक्शन तो वो तला रहमानी करते हैं जो एजेंट है। फिर उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी में भी तो शायद अफरीदी का एजेंट इतना से तगड़ा है कि वो इनकी फैमिलीज तक ताल्लुकात बनाए हुए। फिर वो उनकी बहू से एक्चुअली बात हो रही थी, बहू इनकी थी, तो बहू ने उनसे पूछा कि फिर अबू पता नहीं पापा या अबू कुछ कह रही थी। उन्होंने कहा फिर पापा ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो आफरीदी है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो तो उसका ससुर है ना आफरीदी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी मानते हैं। तो उन्होंने कहा चलो इतना तो चलता ही है, अब जाहिर है। तो ये बात भी हुई कि चलो थोड़ी बहुत तो वो सुने गई। इस तरह की बड़ी कन्वर्सेशन चल रही है। क्लियर हुआ कि शायद अफरीदी ने कोई खास किस्म की इसमें सियासत नहीं की थी, जो ही किया ये जो है वो ज़का अशरफ ने किया। और दूसरी बात ये है कि दाऊद साहब एज अ चेयरमैन हम तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हमारी नजर में पुअर और पैथेटिक किस्म के चेयरमैन है जो वो ज़का अशरफ है। नजम सेठी इनसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर थे, फिर भी बहुत सी चीजें कर रहे थे, काफी डिफरेंट चीजें कर रहे थे। एक बंदा तो बिल्कुल ही आप कहने हैं फारिग तरीन बंदा है। जिसमें एक पॉलिटिक्स पार्टी में तीसरा नंबर आता है ना वो पीपल पार्टी का, इसका भी ऐसे तीसरा ही नंबर है। ये बिल्कुल फारिग बंदा है जो सच्ची बात है। वो बिल्कुल काम कुछ नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, करना क्या है। जो बंदा तनकीद करता है उसको उठा के नौकरी दे देते हैं, या कुछ ज्यादा तनकीद करता है तो उसके लिए कोई और कहानी कर रहे हैं। मीडिया अब ये जिन जर्नलिस्टों ने इनकी ऑडियो लीक की है, इनके साथ ये स्टोरी हुई थी कि इनको कुछ दिनों पहले जो है वो मीडिया कोई वो चल रहा था ऑक्शन या हमारा ड्राफ्ट चल रहा था। तो ड्राफ्ट में जो है इन एजेंटों को बैन कर दिया था। ये जितने जर्नलिस्ट थे 3-4 एक ग्रुप है, इन्होंने जो है फिर उनकी ऑडियो लीक करके इनको अपनी पावर दिखाई है कि देखो मीडिया पावर ये है भाई। मतलब कुछ ये चल रही है चीजें यहाँ पर, बिल्कुल ही टुच्चा बेकार चीजें चल रही, बिल्कुल टुच्चा सीन है ना। कोई इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कुछ इसमें है। फजूल से बस टुच्ची चल रही हैं। अब ये चले ना चले, बात ये है कि बाबर आजम ने कप्तानी से जान नहीं था, जो सीरियस नोट है। मतलब 4 साल से कप्तानी कर रहे थे, 6 टूर्नामेंट उन्होंने खेले, उसमें नाकाम रहे। जिम्बाब्वे से हम आ रहे, होम सीरीज से हम आ रहे, हमने वो तो जाना ही था। लेकिन जो ज़का अशरफ है ना, जो इनका मुंह है ये बंद नहीं ज्यादातर होता, ये बंद नहीं रहता, मीडिया में आके बोलते रहते हैं, प्रेस रिलीज अजीब चीजें करते हैं। मीडिया डिपार्टमेंट का पीसीबी का समझ नहीं आ रहा। वही बात है, कल भी हम बात कर रहे थे, इनको हटा देना चाहिए, फौरन हटा देना चाहिए। अच्छा चला रहे थे इन्होंने, पहले उनको भी हटा दिया। क्वालिफाइड बंदा था जो आपके आईसीसी का बंदा था यार, वसीम आपका खान, वसीम खान जो था यार, वो कितना अच्छा बंदा था यार, वसीम गुजार खान, वो कितना आला बंदा था, मोहम्मद वसीम खान। उसको आपने हटा दिया, वो आपका हेड था, पीसीबी को चला रहा था, वो भी इमरान खान साहब लेकर आए थे, बड़ा अच्छा काम चला रहा था। वो आप देख लो, वो उसको चला गया पीछे, वो बल्कि पहले ही चला गया था रमीज के टाइम ही। फिर आप देख लो, मतलब अजीब सा आपने सिस्टम बनाया हुआ, बोर्ड में समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, किसी को ओहदा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बहुत ही अजीब और गरीब बस दोस्तियां यारियों पर सिस्टम चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की आप देख लो क्या हाल है, एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंसेज, वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंसेज, दौरा ऑस्ट्रेलिया में आपकी चीजें कुछ भी अगर आप देखो ना सही नहीं जा रही। और फिर इस तरह की वीडियोस लीक, आप कन्वर्सेशन के जा रहे हो, मुंह में थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं पता है ये सब बातें, लेकिन आप ये चुप हो जाओ तो मसला नहीं बनेगा। लेकिन आप ये चुप ही नहीं हो रहे और चीजें फैलाए जा रहे हो। चल रहा है कि खिलाड़ी वर्सेस बोर्ड, कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ना कोई कहानी नई आ जाती है, कभी प्रेस रिलीज आ जाती है, कभी कोई ऑडियो, कभी कोई वीडियो, मतलब क्या बोले बंदा। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है सरफराज अहमद को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर जो है उनकी कप्तानी से भी अब हटाया जा सकता है। और ये कोयटा वो टीम है जिसके ऑनर ने ये बोला था कि जब तक सरफराज अहमद खेलेंगे तब तक ये कप्तान ही रहेंगे, लेकिन दिन बुरे कभी भी आ जाते हैं भाई। देखो थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आप कह लो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर सरफराज का जो बल्ला देख के थोड़ा सा परेशान हुई है
ये मानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में तो सभी फंसेंगे, और जब स्टार के अगेंस्ट जो सरफराज का जो खौफ था वो एक अलग ही नजर आया। हमने आपको यहाँ बैठे तकरीबन महीना पहले बता दिया था कि पेस के अगेंस्ट सरफराज अहमद शायद ना चल पाए। चलो पेस को छोड़ो, आप स्टार की वो दहशत ही आज आईपीएल में भी 24.5 करोड़ ले गए हैं। ले गए पीकेआर में अराउंड 83 करोड़ से ज्यादा बनता है। बस डालो 15-16 करोड़ और डालो तो पाकिस्तानी 1 अरब ही बन जाएगा। 83 करोड़ से ज्यादा बनता है। और पैट कमिंस को भी देखो तो वो भी अराउंड आई थिंक 20 प्लस इंडियन करोड़ है, और वही 65 करोड़ अगर आप देखो तो पीकेआर में बन जाता है। लेकिन बहरहाल स्टार जिस तरह उन्हें बोल्ड किया था, तो खबरें ये आ रही हैं कि कल है अली साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है नदीम उमर साहब, उनकी मीटिंग है जो इनके रिसेंटली कोच बने हैं शेन वॉटसन, जो अब कह लो कि बड़ा इन्फ्लुएंस रखेंगे कोयटा के एक्स प्लेयर भी हैं, बड़ी कोयटा की तरफ से नुमाइंदगी भी किया उन्होंने। वो बैठेंगे और वो इस पर फैसला करेंगे, और नदीम उमर साहब अब शेन वॉटसन का फैसला मानेंगे। दो ही नाम है लड़ाई जो फाइट कर रहे हैं, एक रेली रोसो का नाम आ रहा है कि उनको कप्तान बनाया जाए, और दूसरा जो है वो छोटा डॉन सऊद शकील के यंग के ऊपर जो है वो ट्राई करे कि सऊद शकील को जो है वो चांस दिया जाए। लेकिन ज्यादा कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग नेम सऊद शकील का, क्योंकि वो लोकल प्लेयर है आपका पाकिस्तान का, तो छोटा डॉन वो है इन दोनों जिसको ड्रॉप कर सरफराज ने एक भी पीएसएल का मैच नहीं खेलने दिया। लेकिन अब ये होगा कि जाहिर है फिर अगर वो आएंगे तो सरफराज की भी जगह, क्योंकि ऐसे कैप्टन ही सरफराज की बन रही है जगह। लेकिन अली फिर भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है कि शायद सरफराज रिटेन भी कर दें सॉरी, क्योंकि जो दो नाम आप बता रहे हो, एक रोसो का जैसे हमने नाम बताया, दोनों को खास नाम, और सऊद शकील। अभी इवन सऊद शकील भी अपने टी20 में तो नहीं खेलते पाकिस्तान की टीम की, अभी तो जगह नहीं बनी, तो पता भी नहीं टी20 में क्या करेंगे, अभी नहीं पता कि टी20 में क्या करेंगे। सरफराज से है कि चलो विकेट कीपिंग संभालते हैं, पता है पास में कप्तानी तो अच्छी करते हैं, बैटिंग में आप सवाल कर सकते हो उनकी या किसी और चीज में कर सकते हो, लेकिन कप्तानी अच्छी करते हैं। हाँ, पिछले 1-2 साल में जो कोयटा की परफॉर्मेंस रही है वो तो कोयटा खुद जिम्मेदार है, हकीकत बात है। ठीक है, आप कप्तान को ब्लेम करोगे, लेकिन जो 90% ब्लेम है वो आप टीम की फ्रेंचाइज को भी ब्लेम करोगे कि जो ड्राफ्ट में जो प्लेयर्स पिक करते हैं वो बहुत ही पैथेटिक पिक्स किए हैं। कभी हसरंगा को पिक कर लिया प्लैटिनम कैटेगरी और वो आया ही नहीं, मतलब आपको जो पहली बड़ी पिक थी, आपने जो प्रीमियम खिलाड़ी था वो आपने ऐसा पिक किया जो है ही नहीं। और बाकी नवाज नवूज की भी जो परफॉर्मेंस थी वो बेकार ही रही हैं पिछले पीएसएल में। अगर आप 2-3 साल में देखो तो नवाज कुछ भी नहीं करे, इवन पाकिस्तान टीम में टी20 में कर जाते हैं, लेकिन पीएसएल में अगर आप नवाज की 2 साल की परफॉर्मेंस देखो, विद द बॉल विद द बैट दोनों में कुछ भी नहीं किया। एक आध मैच में कर लिया, 4 में से 1 में कुछ कर लिया, अदरवाइज बॉलिंग भी उनकी नहीं चल रही पीएसएल में, बैटिंग भी नहीं चल रही। बाकी भी अगर आप देखो तो कोयटा की टीम सेट ही नजर नहीं आ रही। और रेली रोसो के आने से मुझे लगता है कि इस बार एटलीस्ट इनकी बैटिंग मजबूत होगी, और अभी इस बार जो ड्राफ्ट भी हुआ है मुझे कोयटा की पिक्स बहुत अच्छी नजर आई हैं, तो पॉसिबल है कि शायद कोयटा इस बार अच्छा कर जाए। लेकिन बहरहाल कल फैसला होगा सरफराज की कप्तानी को लेकर, जो ये दोनों बैठेंगे, और भी शॉन टेट है इनके बॉलिंग कोच वो भी होंगे, मोइन खान है टीम डायरेक्टर वो भी होंगे। लेकिन कहा फिर भी जा रहा है कि थोड़ा सा झुकाव नदीम उमर साहब जो है उनका सरफराज की तरफ ही है, क्योंकि जो बैकअप ऑप्शन है वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर कोई अच्छा ऑप्शन होता तो यकीनन तौर पर सरफराज की छुट्टी हो जाती, लेकिन क्योंकि बैकअप कप्तान इनको इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि सरफराज की तरफ ही ये चले जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से आपको किस वाले से भेजेगा उसको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।